मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सेक्शन 5, 6 एंड 7 एविडेंस एक्ट में 5, 6 एंड 7 जो है उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है ना, यह क्या है यह जान लीजिए। यह भी कॉन्सेप्ट पर ही पूरी तरह से आधारित है। जो मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि यदि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है किसी भी चीज में, जैसे एविडेंस एक्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी सेक्शन को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सेक्शन 5 की बात करें, और आप लोगों के पास यदि एविडेंस एक्ट हो तो आप लोग उसको रख सकते हैं पास में, ऐसे मैं तो बता ही रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है सेक्शन 5 जो कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, यह क्या कहता है? एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट in issue and of such other facts as are hereafter declared to be relevant and of no others। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी केस जब आप फाइल करते हैं, किसी भी समय में जब आप किसी केस को फाइल करते हैं, यहाँ पर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात आ रही है। कौन सा फैक्ट जो है तो वह रेलिवेंट होगा, और फैक्ट की जब बात आती है तो यहाँ पर एविडेंस की भी बात आती है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम फैक्ट्स इन इशू की बात करते हैं जो विवादित है, और उसमें यदि किसी फैक्ट्स की बात आती है तो वहां पर हम एविडेंस से ही उसको प्रूव करते हैं या फिर जिससे प्रूव करते हैं। मैंने आप लोगों को इसकी बात कही थी, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट की जो बात कही जा रही है, जैसे ही कोई केस को फाइल किया गया और फर्स्ट हियरिंग हुई, किसी केस को फाइल किया गया और फर्स्ट हियरिंग हुई, और वहां पर जो आपका फर्स्ट हियरिंग में जो डिस्प्यूट है जिस चीज पर, या फिर जो फैक्ट्स जो है रिलेवेंट फैक्ट है जिसको वहां पर रेज करना है, उसको यदि आप वहां प्रोड्यूस नहीं करते, उसको जिस पर आप रिलाय कर रहे हैं वहां पर आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में बाद में तो वह रिलेवेंट नहीं रह जाता है, वह इरेलीवेंट हो जाता है। मतलब कि फर्स्ट हियरिंग के पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जिसको कि आप रेलिवेंट मानते हैं, फर्स्ट हियरिंग के पहले आपके जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं उस सारे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करना है, और नहीं तो फिर कोर्ट उसको रेलिवेंट नहीं मानता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि केस तो फाइल कर दिया गया, केस फाइल करने के बाद जो फैक्ट इन इशू है उसको उठाया गया, उस पर तो केस बन गया। केस फाइल करने में तो इन सारी चीजों की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, जब वो उसको हियरिंग का समय आता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हियरिंग के समय यदि वह सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, आप जिस चीज पर डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं वह डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उससे संबंधित जो एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, एविडेंसेस तो खैर बाद में भी हम दे सकते हैं, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड की बात आती है या फिर कोई एग्रीमेंट की बात आती है, एग्रीमेंट पेपर की बात आती है, तो यहाँ पर फैक्ट्री इशू उसके साथ ही अटैच है ना, किसी बॉन्ड के साथ अटैच है, किसी प्रोनोट के साथ अटैच है, और उसको यदि आपने वहां पर प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है फर्स्ट हियरिंग के समय, तब ऐसी स्थिति में तो आपको दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, वो इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है ना, वह इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आप रेज करना चाह रहे हैं, जिस चीज पर आपका डिस्प्यूट है, और वही डॉक्यूमेंट आपने वहां पर उपलब्ध नहीं कराया है। लेकिन हम जब सीपीसी की बात करते हैं, जब मैंने सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा है तो मैंने बताया भी, फिर मैं बता दे रहा हूँ। सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट पिटीशन का प्रोविजन किया गया है। मतलब कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट को नहीं सबमिट कर पाते हैं तो सीपीसी में प्रोविजन है कि आप अमेंडमेंट के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए, यह अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। लेकिन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 में इस तरह की किसी भी अपॉर्चुनिटी का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट की बात कही गई है। अब यहाँ पर ये आप पूछेंगे कि सर हम लोग के लिए यहाँ पर क्या आप बताना चाहेंगे कि हम लोग किस रूप में इसको फॉलो करें? तो मेरा सिर्फ कहना यहाँ पर यह होगा कि यदि आप जब भी कोई केस फाइल करते हैं, खास करके सिविल के केस में मैं बोल रहा हूँ, कोई भी केस फाइल करते हैं, तो वहां पर जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको फाइलिंग के समय ही आप जमा करिए।
वो रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन वहां पर उस समय में आप उन सारे पेपर्स को जो कि आपको रेलिवेंट लग रहा है उन सारे पेपर को आप जमा करिए, क्योंकि यदि कोर्ट अपॉर्चुनिटी सीज कर लेगी, सपोज करिए कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी सीज कर लिया, तब ऐसी स्थिति में दिक्कत आ सकती है किसी भी केस को स्टैब्लिश करने में, किसी भी केस को स्टैब्लिश करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इररिलेवेंट होने के पहले उन सारी तैयारी के साथ हम जो है वो डॉक्यूमेंट को फाइल करेंगे, यही ये कहता है। अब दूसरा क्या कहता है, सेक्शन 6 क्या कह रहा है, सेक्शन 6 जो है वह इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस रेस गेस्टा की बात करता है वह, जिसमें कि द इवेंट सर्कमस्टांसेस रिमार्क्स एट विच रिलेट टू द पर्टिकुलर केस स्पेशली एज constituting admissible evidence in the court of law। ऐसे हम सीधे सीधे पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आ सकता था, इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे समझाता हूँ कि जब कोई घटना घटती है और घटना घटने के पहले, घटना घटने के बाद का कोई जो तो इवेंट है, जो कन्वर्सेशन है, वो सारे कन्वर्सेशन को कोर्ट इनटू अकाउंट लेता है, ठीक है ना, और वह एविडेंस के रूप में एड्यूस किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि एक के ऊपर आरोप है उसने बी का मर्डर कर दिया। अब यहां पर मर्डर कर दिया या स्पेकुलेशन है? मर्डर कर दिया वह क्या है, वो स्पेकुलेशन है। लेकिन ए ने उसके पहले पहले जो कन्वर्सेशन था उसका, उसके पहले एक रात पार्टी में उसने कहा था कि बी ने मेरे साथ बदतमीजी की है या बी ने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं उसे मार दूंगा। अब वो हम मारा या नहीं मारा, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक की सुई जो जाएगी वह उस पर जाएगी, तो यह कन्वर्सेशन जो है वह एविडेंस का पार्ट बन जाएगा। दूसरी चीज है, अब किसी व्यक्ति ने, जैसे ए ने, ए मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और इधर सरकार के खिलाफ उसने क्या किया है, वार छेड़ दिया है, तो इसको देशद्रोही कहेंगे। सरकार के खिलाफ उसने वार छेड़ दिया है। आप देखे होंगे राम रहीम जो तथाकथित संत था, उसने क्या किया था, उसने सरकार के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया था। वो अपना अलग साम्राज्य चला रहा था और उसका कहना था कि यदि सरकार कुछ करती है तो ऐसी स्थिति में हम फिर आर्म रिबेल होगा। आप याद करिए खालिस्तान मूवमेंट के समय, उस समय में सरकार के खिलाफ ही वार छेड़ दिया गया था और एक पैरेलल गवर्नमेंट उन लोगों ने बना लिया था। वहां पर स्वर्ण मंदिर के अंदर वहीं से सारी चीजों को वो डील किया जाता था। खालिस्तान क्राइसिस 80s का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ट्रेजिक क्राइसिस रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी। तो यहाँ पर किसी संगठन ने या किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। अब यहाँ पर वह क्या किया, वह तो वार छेड़ दिया सरकार के खिलाफ, आंदोलन नहीं, वार छेड़ दिया। आंदोलन तो फिर पॉजिटिव सेंस में था, वार छेड़ दिया है। अब उस वार छेड़ने के बाद किसी जगह पर जहां पर यह पूरी घटनाक्रम वो चल रहा है, वहां पर कुछ कैदियों ने जेल को तोड़ दिया और फरार हो गए। अब यह इस घटना से रिलेटेड है या नहीं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यह माना जाएगा कि इसका आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है ना, इसका इफेक्ट है और इसी के साथ इसको जोड़ा भी जाएगा, इसी के साथ इसको जोड़ा भी जाएगा कि उसने वार छेड़ा था और उसके बाद वह जेल ब्रेक हुआ और जेल ब्रेक होकर वहां से कैदी फरार हो गए, तो इसको इसके साथ ही जोड़ा जाएगा, वह एविडेंस का पार्ट बनेगा। तो कोई भी चीज जो इवेंट, सर्कमस्टांसेस और रिमार्क्स कुछ भी है, वो उसको रिलेट किया जाएगा इन ए पर्टिकुलर केस स्पेशली एज कंस्टिट्यूटिंग एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्स ऑफ लॉ, उसको एडमिसिबल माना जाएगा और उस सारे एविडेंसेस को, और वो एविडेंस के रूप में ही वह सामने आएगा। तो यह तो रेस गेस्टा है जिसे कि हम सेक्शन 6 में देखते हैं, सेक्शन 6 में जिसको कि हम देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 7 को, बाकी तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 क्या कहता है, इसको देखिए आप। यहाँ पर है फैक्ट्स, यदि आपके सामने है डायरेक्ट को देख लीजिए, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, ठीक है ना, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट
of facts in issue. Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant facts or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है कि यह जो ओकेजन है, कॉज एंड इफेक्ट है, वो किस रूप में उसको सेक्शन 7 देखता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर क्या है, फैक्ट्स जो है विच आर ओकेजन, जहां पर किसी ओकेजन को तलाश किया गया, किसी अवसर को तलाश किया गया किसी घटना को अंजाम देने के लिए, तो वो प्रूफ के रूप में होगा, एविडेंस के रूप में सामने होगा। कारण क्या था, कॉज जो था उसका क्या है, उसका इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर इफेक्ट जो हुआ उससे भी देखा जाएगा, ठीक है ना, एविडेंस के रूप में उसे भी सामने लिया जाएगा। और मैं उन सारी चीजों को एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे जो है वो फैक्ट्स इन इशू जो है वह एविडेंस के रूप में सामने होंगे। और उसके अलावा क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स or of which the constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction as relevant। वो सेम ट्रांजेक्शन के रूप में जो घटनाक्रम हुई है, कोई घटनाक्रम जो हुआ है उसमें इन सारे चीजों को एविडेंसेस के रूप में देखा जाएगा। क्या क्या घटना देखा जाएगा, जैसे एक इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन के रूप में मैं यदि करूं कि ए ने बी को रॉब कर लिया, ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछा गया क्या ए ने बी को रॉब किया। कोर्ट जो क्वेश्चन पूछेगा वह ए ने बी को रॉब किया, तो रॉबरी जो हुई वह क्या हुई, वो ट्रांजेक्शन हुआ, वह घटना हुई पूरी, ठीक है ना, वह घटना हुई। लेकिन रॉबरी हुई क्यों यहाँ पर, या फिर उसको किस रूप में हम देखते हैं उसको हम देखेंगे कि किस रूप में हम इसके एविडेंस को सामने ला सकते हैं। अब रॉबरी के पहले क्या था कि बी जो था वह मेले में गया, और मेले में गया वह काफी पैसा लेकर गया, ठीक है ना। वहां पर उसने लोगों को बताया कि उसके पास काफी पैसा है, और वह जो है पैसे उसको वह दिखलाया भी लोगों को, साथ ही साथ मेंशन भी किया कि इसका क्या करना है। और उसके बाद जब दूसरे दिन था या दूसरे दिन या उसी घटनाक्रम के बाद में उसके पूरे पैसे की रॉबरी हो गई, ठीक है ना, उसे लूट लिया गया। यहां पर ए जो था, यह जो था वह उस जगह पर मौजूद था जहां पर वह बतला रहा था कि वहां पर यह पैसा उसके पास है और उसे मेले में यह खर्च करना है। तो यहां पर सबसे पहला चीज क्या हुआ, पहली चीज क्या हुई कि वह मेले में गया और उसने उसको दिखाया कि उसके पास पैसा है, बतलाया उसके पास पैसा है। कौन कौन लोग सुन रहे थे उसको, वो सारे लोग शक के घेरे में आ जाएंगे, और उसी शक के घेरे के बाद लोगों को जब वो लोगों से इंट्रोगेट करना शुरू किया गया तो पता चला ए ने रॉबरी की। तो यहाँ पर इस चीज को स्पष्ट किया जाता है। लेकिन मैंने क्वेश्चन के रूप में पूछा कि क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, कि आप क्या कारण है भाई, क्यों, क्या ए बी को लूटा है क्या। तो लूटा है तो कैसे आप कह सकते हैं लूटा है, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि ए ने बी को लूटा है, उसके पीछे कारण यह है कि वह उस समय मेले में मौजूद था जिस समय वह यह बतला रहा था कि उसके पास 1,00,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, जो कि वह मेले घूमने के दौरान लाया है और जिसको कि उसे खर्च करना है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ए ने बी को लूटा है। चूंकि मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में किया है इसलिए कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते। अब दूसरा एक और क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, ए ने बी को मारा है क्या। अब एक कोर्ट पे पूछा गया है, कोर्ट यह पूछ रहा है कि क्या ए ने बी को मारा है क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क है। आपको उसका जवाब देना है कि आप कैसे शक करते हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन को यह जवाब देना है तो प्रोसिक्यूशन कैसे यह शक करता है कि ए ने बी को मारा है और उसके पीछे कौन कौन सी एविडेंसेस है। अब यहां पर पता चला कि बी को जो मारा गया है वह एक ग्राउंड में मारा गया है, और ग्राउंड में जो मारा गया है उस ग्राउंड में वो
चिन्ह है जहां पर उन दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई हुई। वो पूरा फुटप्रिंट है, पूरे घास खिलाया हुआ है, पूरा मिट्टी उथल पुथल है। तो यहां पर यह बाद की चीज है जिससे प्रूफ होता है कि उसी जगह पर उसको मारा गया। ठीक है, अब वेदर ए मर्डर्ड बी की बात जब आती है तो यहां पर यह बात आएगी कि ए और बी के बीच में एक यहां पर कुश्ती हुई थी और उसके बाद ही बी मृत पाया गया। तो अब यहाँ पर पता करना शुरू किया गया कि जो कुश्ती हुई थी उस कुश्ती में क्या ऐसा हुआ कि वो मरा। तो पता चला कि ए को कभी उसने चैलेंज किया था बी ने कि वह उसे देख लेगा। तो जब यहाँ पर कुश्ती का समय आया, जब ये दोनों कुश्ती करने लगे, युद्ध करने लगे आपस में, उस समय उसे मौका मिला और मौका मिला तो वो उसको मार दिया गया। तो यहाँ किस चीज से पता चला, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट है जो एविडेंस के रूप में, वह कौन सा चीज है, जो ग्राउंड है जहां पर वह युद्ध के निशान है, वह पर जो आपस में लड़ाई हुई है उसके निशान है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर हुआ था। और किसके बीच में हुआ था यह पता जब लगाया गया तो पता चला गया ए के साथ हुआ था। तो इसका मतलब है कि ए ने मर्डर किया है। और यहाँ पर ये कॉन्जेक्चर एंड सरमाइजेस के आधार पर हम यहाँ सबसे पहले एक को एप्रीहेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब कि हम अनुमान के आधार पर, कॉन्जेक्चर और सरमाइजेस का मतलब होता है हम आकलन के आधार पर, अनुमान के आधार पर हम उसको शक के घेरे में लाते हैं। लेकिन जैसे वह शक के घेरे में आता है तो शक के घेरे के पीछे कारण है, क्योंकि वहां पर एविडेंस उपलब्ध है। तो जैसे ही वह शक के घेरे में आता है तब उसको इंट्रोगेट किया जाएगा, और जब वो इंट्रोगेट किया जाएगा तो असली बातें तो समझ में आ ही जाएंगी। तो यहाँ पर जो है, जो ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट की बात कही गई है वही है। तीसरा एक एग्जाम्पल और भी है। एग्जाम्पल क्या है कि वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को जहर दिया है, और जहर दिया है तो क्यों दिया है, और कैसे प्रूफ होता है कि उसने जहर दिया है। अब यहाँ पर क्यों दिया है इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, बहुत सारे एविडेंस में अभी हम आएंगे। अभी हम कैसे दिया है और कौन सी चीज उसको प्रूव करती है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अब ए बी जो था वो बीमार व्यक्ति है, वो समय पर अपनी दवा लेता है, और दवा जो है उसके माथे के पास, उसके बिस्तर के पास रखा रहता है, जो कि दवा उसको दिया जाता है। अब ए को पता है कि उसको दवा दिया जाना है इस समय में, और कौन सा दवा दिया जाना है उसको पता है। अब उसने क्या किया कि उस सीसी को जो उसने चेंज कर दिया, सीसी को उसने क्या किया, चेंज कर दिया। जो दवा की सीसी थी उस दवा की सीसी में उसने पॉइजन डाल दिया, चेंज कर पॉइजन वाली सीसी को वहां रख दिया। और जैसे ही उसको दवा दिया गया, तो उस दवा में वह पॉइजन उसको दे दिया गया। तो पॉइजन जब दे दिया गया तो निश्चित रूप से उसकी मौत होनी है। तो यहाँ जो सिचुएशन है वो क्या है, सिचुएशन जो है कि वो उसको पता है कि वह व्यक्ति बीमार है, या ओकेजन है वो व्यक्ति बीमार है और बीमारी के समय उसे दवा दिया जाना है। तो दवा जो दिया जाना है तो उसको तो पता है नहीं, बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो वहां पर ही उसने क्या किया, उसको वह जहर वाली शीशी को रख दिया। इस ओकेजन का उसने फायदा उठाया, और चूंकि उसको पूरी परिस्थिति पता है, स्टेट ऑफ थिंग्स पता है कि किस स्टेट ऑफ थिंग्स में चीजें स्टेट ऑफ में है, वो चीजें बीमार है, दवा दिया जाना है, तो वह सारा चीज एक को पता है, दूसरे किसी व्यक्ति को पता नहीं है। बाकी घर के लोगों को मान लीजिए और लोगों को पता है, लेकिन यही इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है। तो शक की सुई सबसे पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले सुई जाएगी ए के ऊपर, क्योंकि वही उसको मॉनिटर कर रहा है, वही सारे सिचुएशन को जानता है और सारे ओकेजन से वही अवगत है। तो यहाँ पर वो एविडेंस के रूप में जैसे उसको अप्रीहेंड किया जाएगा, इस ओकेजन को, इस एक्ट को, इन सारे चीजों को, उसके इफेक्ट को एविडेंस के रूप में सामने लाया जाएगा। अब इन सारे चीजों के बीच में जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि वेदर ए रॉब्ड बी, ए मर्डर्ड बी, ए पॉइजन्ड बी, इन सारे चीजों के बीच में एक जिस्ट जो निकल आता है, वह सेक्शन 7 को लेकर जो जिस्ट है
वो जिस्ट क्या है, वो जिस्ट को यदि आप समझ लीजिए तो फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा चीजों को। ये जिस्ट क्या है, इसमें 5 चीजें उभर कर निकल कर आ रही है सामने। पहला तो है ओकेजन, दूसरा है कॉज है, तीसरा है उसका इफेक्ट है, चौथा है अपॉर्चुनिटी है, और पांचवा है स्टेट ऑफ थिंग्स। यहां पर हम जब देखते हैं जो 3 क्वेश्चन के रूप में मैंने 3 क्वेश्चन फॉर्म के रूप में मैंने पूछा, इसमें ओकेजन भी नजर आता है, इसमें आपको काउज भी नजर आता है, इसमें आपको इफेक्ट भी नजर आता है, इसमें अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है, और इसमें स्टेट ऑफ थिंग्स भी नजर आता है। कैसे नजर आता है, अब इसको हम प्रूव करेंगे, और जब इस चीज को हम प्रूव करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए किसी भी एविडेंस को समझना और उसको एड्यूस करना। अब ओकेजन क्या है ये देखिए, ठीक है ना। ओकेजन क्या है, ओकेजन को किस रूप में देखते हैं, जैसे एविडेंस कैन ऑलवेज बी गिवन ऑफ द state of circumstances which constitute the occasion for the happening of the principal act। कल मैंने आप लोगों को सर्कमस्टांसेस की चर्चा करी थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा था कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस की बात कही थी। यहां पर स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं कि बहुत सारे ओकेजन उपलब्ध होते हैं। सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ओकेजन को उपलब्ध कराते हैं जहां पर वो घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जैसे मैंने कल आर रिचर्डसन के केस की बात की थी, कैलिफोर्निया का जो केस, जिस पर फातिमा ने पूछा था, फरत ने पूछा था कौन सा केस है। मैंने रिचर्डसन का जो केस है, और रिचर्डसन के केस में वह जो लड़की को उसने मार देता है, जो विलेज गर्ल है उसको वो मार देता है, यहाँ पर उसको ओकेजन क्या मिला, क्या था ओकेजन, कैसे हम प्रूव करेंगे। ओकेजन यह था कि वह लड़की अकेली थी घर पर जहां से उसे बाहर बुलाया। यह ओकेजन क्या हुआ, क्योंकि जब अकेले थी वह लड़की, तब ऐसी स्थिति में कोई एविडेंस उसे लगा कि उपलब्ध नहीं होगा। वो अकेले कॉटेज में है तो कोई उपलब्ध होगा ही नहीं, तो इसको उसने क्या बनाया, ओकेजन बनाया मर्डर का। यह अवसर उसको मिला, यह अवसर था मर्डर के लिए उसे, और इस अवसर का उसने फायदा उठाया, ठीक है ना। इस अवसर का उसने फायदा उठाया। जैसे सपोज करिए, दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि पड़ोस में बहुत सारे लोग अगल बगल रहते हैं, वहां पर अभी मैंने कल या परसों एक न्यूज में देखा था कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने किसी लड़की को घर पर अकेले देखा। वह मजदूरी करते थे, उसके माँ बाप, यह भी मजदूर था, उसने अकेले देखा और वह अवसर पाया और घुसकर उसने रेप का प्रयास किया, लेकिन उसके हल्ला करने की वजह से वह पकड़ा गया। तो यहां पर वह क्या था, उसने ओकेजन को देखा। क्या था ओकेजन, वहां पर वह ओकेजन था अकेले रहने का, घर पर अकेले की जो परिस्थिति थी, जो ओकेजन था वह था। तो अब दूसरा क्या है, ओकेजन जब रहेगा और प्रीवियस कुछ एनिमोसिटी है, कुछ एनिमिटी है कहीं पर, तब ऐसी स्थिति में हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करिए कि जो मैंने रिचर्डसन के केस की बात कही, उसमें वह जो प्रीवियस कुछ बैकग्राउंड था, वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो अपनी इज्जत बचाना चाहता था। तो इज्जत जब बचाना चाहता था तो ऐसी स्थिति में उसे अवसर की तलाश थी, और वो ओकेजन जो था, वो अवसर जो था, वह कब मिल गया, जब वो घर पर अकेली थी। तो जब हम इस केस को कोर्ट में ले जाते हैं, जब कोर्ट में ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो ओकेजन है उसको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के रूप में पेश करते हैं कि ओकेजन यह था और जहां पर उसने जाकर उस पर अटैक किया। यह सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। और मैंने कल आप लोगों को बतलाया था कि डायरेक्ट एविडेंस में और मटेरियल एविडेंस में जितना समय हम नहीं देते हैं क्योंकि वो तुरंत प्रूफ होता है, उससे ज्यादा समय हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में देना होता है। 90% केस जो होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के द्वारा फाइनल होते हैं, क्योंकि मटेरियल एविडेंस हर केस में मौजूद होता नहीं है। मटेरियल एविडेंस जो है वह हर केस में मौजूद होता नहीं है। जैसे कि मैंने यह मर्डर की बात जो कही, तो मर्डर के केस में मटेरियल एविडेंस कुछ भी उपलब्ध नहीं था, और सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर उस व्यक्ति को सजा हुई। तो ओकेजन जो है वह क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ठीक है ना। ओकेजन सर्कमस्टांशियल एविडेंस है।
इसके बाद कॉज, क्या कारण कुछ तो होगा ना, बिना कारण के तो नहीं किसी को मार दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि गांव में किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, मर्डर के पहले की घटना को देखा गया। यह था मुखिया के चुनाव का समय, और मुखिया के चुनाव में दो गुट में बटा हुआ था गांव। वहां एक गुट के लोग जो थे, एक ग्रुप के लोग जो थे, उनका आदमी विजय हुआ, एक ही ग्रुप का लोग का विजय होगा, कोई भी होगा तो। और जैसे ही वह विजय हुआ तो गांव के व्यक्ति ने, गांव के किसी व्यक्ति ने वो क्या किया, उसको उसी वक्त मार दिया। अब यहां पर क्या था, कारण क्या था? कारण था इलेक्शन में जीतना, और दूसरा कारण था वह गुस्सा व नफरत कि मेरे ग्रुप के लोग नहीं जीत पाए, मेरे फैक्शन का आदमी नहीं जीता, बल्कि दूसरे फैक्शन का जीत गया। तो यहाँ पर यह कारण बना, ठीक है ना, कारण बना। अब यहाँ पर जो कारण बना, अब इसको कभी कभी हम सेक्शन 8 में जो मोटिव की बात कही गई है, तो उसको मोटिव के रूप में भी देखते हैं। यह मोटिव था उसका मारना, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के तुरंत बाद उसको मार दिया गया, तो यहाँ मोटिव नहीं हो सकता है। यहाँ कारण था इलेक्शन, मोटिव नहीं हो सकता है। और हर घटना के पीछे कोई मोटिव हो यह भी जरूरी नहीं है। मैंने जो उस लड़की के मर्डर की बात कही, जो रिचर्डसन के केस की बात मैंने कही, वहां पर मोटिव था, कारण भी था और मोटिव भी था। तो कारण को मोटिव के रूप में समझा जाता है, लेकिन कारण बहुत ही व्यापक है मोटिव की तुलना में। मोटिव बहुत सीमित हो जाता है, मोटिव की जब बात करते हैं तो बहुत सीमित हो जाता है, लेकिन कारण बहुत ही व्यापक होता है। और कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जैसे मैंने आप लोग को अभी तुरंत कहा कि हर मर्डर के पीछे, हर घटना के पीछे मोटिव नहीं हो सकता। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, पेपर में लगातार आता रहता है। अब दिल्ली में BMW कांड आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि एक व्यक्ति को कुचलते हुए एक कम उम्र का लड़का, यंग एज का लड़का जो था, वो उसको कुचल दिया। कुचलने के बाद गाड़ी भी डैमेज हुआ, पुलिस उसको पकड़ भी ली। अब यहाँ पर क्या मोटिव उसका है? क्या कुछ, उसकी मौत हो गई है, उसका मोटिव है क्या? वह एक कॉज है। वो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और गाड़ी के चपेट में वह व्यक्ति आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है, कॉज है। मोटिव होता है कि उस व्यक्ति को मारना है किसी कारण से, मोटिव सीमित हो गया कि वो उसके साथ मेरी दुश्मनी है, मुझे उसे मारना है। लेकिन यहां तो कार ड्राइव कर रहा था कोई व्यक्ति और उसके चपेट में आ गया, तो वह मोटिव नहीं हो सकता, वह कारण हो सकता है। कारण हो सकता है तेज कार चलाना, रैश कार ड्राइविंग, लेकिन वह भी एविडेंस बनता है। कॉज भी जो है वह एविडेंस बनता है, और कॉज से ही फिर मोटिव को भी ढूंढा जाता है। अब ट्रक ड्राइवर को पैसा दे दिया गया कि उसको उसे जाकर उड़ा दो। ऐसी घटना बहुत सारी होती है, और सिनेमा में आप लोग बराबर ही देखते होंगे कि कोई व्यक्ति गवाही देने वाला है, कोई व्यक्ति किसी केस में गवाह है, और वह गवाही देने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में ट्रक आया, उसको उड़ा दिया। यहाँ पर मोटिव है, यहाँ पर सिर्फ कारण नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर किसी किसी केस में, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी लेकर कोई व्यक्ति जा रहा है, ब्रेक फेल कर गया, सामने कोई व्यक्ति आ गया, उसकी मौत हो गई, तो यहाँ पर कारण ब्रेक फेलियर है, यहाँ मोटिव उसको मारना नहीं है। तो कारण अलग है, मोटिव अलग है, इसीलिए उसको अलग अलग कर कर देखा जाना चाहिए। इस इलेक्शन के तुरंत बाद किसी व्यक्ति को मार दिया गया, तो उसका मोटिव नहीं था, लेकिन उस पर ऑफ द मोमेंट में, गुस्से में, क्योंकि तुरंत चुनाव जीता और तुरंत मार दिया गया, तो एक कारण हो गया इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन मोटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, मोटिव को मैं बताऊंगा उसे। अब इसका इफेक्ट क्या है, और इफेक्ट जो है वह किस ढंग से एविडेंस के रूप में सामने आता है। इफेक्ट जो है वह बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट, बिफोर द अकरेंस और आफ्टर द अकरेंस, दोनों का इफेक्ट हम देखते हैं सामने। जैसे आफ्टर द अकरेंस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रिचर्डसन के केस में जो मैंने आप लोगों को कहा कि वह पकड़ा गया अपने जूते के मेंडिंग के द्वारा, जूते का जो सोल की जो मेंडिंग थी उसके स्ट्रक्चर के आधार पर पकड़ा गया। तो यह आफ्टर इफेक्ट था वह, कि वह भागने लगा, और भागने के क्रम में वह नहीं देखा कि वह कीचड़ से होकर भाग रहा है, या फिर
वो जब गया था वहां तो इतनी हड़बड़ी में था कि वह कीचड़ को बाईपास न कर कीचड़ से होते हुए चला गया। और वह जो इफेक्ट था, ये बिफोर अकरेंस जो इफेक्ट था वह भी सामने था, और जब भागा तब वहां भी वह सामने था चीजों को। दूसरी चीज है कि जो गला काटा गया, वो गला काटा गया लेफ्ट टू राइट। जो दाहिने हाथ का व्यक्ति है वह राइट टू लेफ्ट काटेगा, लेफ्ट टू राइट। वो बाद की घटना थी वह, लेकिन वो एविडेंस बन गया कि कोई लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति था, लेफ्टी था, जिसने यह घटना को अंजाम दिया। तो यह अफेक्ट भी आता है सामने। अब अभी आप लोग लगातार टीवी में देख रहे होंगे तनिषा शर्मा सुसाइड केस। अभी यंग जो टीवी एक्ट्रेस थी, 21 साल की बच्ची, उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड में एक सिजान नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है, और वह सिजान नामक व्यक्ति के साथ फोन पर लंबी बात हुई थी सुसाइड के पहले, और सुसाइड में जाने के 15 मिनट पहले उसने उसके साथ खाना भी खाया था। तो यहाँ पर जो अफेक्ट है वह बिफोर द अकरेंस है, तो यहाँ उसको एविडेंस के रूप में सामने लाया जा सकता है यदि वो प्रूफ हो जाएगा कि उसने ऐसा किया तो। लेकिन अभी तो इंट्रोगेट उसको किया ही जाएगा। तो यह होता है आपका अफेक्ट होता है, ठीक है ना, अफेक्ट होता है कि अफेक्ट क्या है इसका हुआ। तो अब चौथी चीज जो क्या है, और एक और चीज मैंने आप लोगों को एक और एग्जांपल दिया था कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वेदर ए मर्डर्ड बी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक ग्राउंड की बात कही थी और ग्राउंड में फुटप्रिंट की बात कही थी, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रगल की बात कही थी, वो आफ्टर इफेक्ट है। वो अभी हमारा एविडेंस के रूप में सामने होगा कि जहां पर उसने युद्ध किया था उसके साथ, लड़ाई लड़ी थी उसके साथ, कुश्ती लड़ी थी, और जहां उसकी मौत हुई तो वह ग्राउंड में जो फुटप्रिंट है, वहां पर जो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रगल है, वो सारे एविडेंस बनेंगे, ठीक है ना, सारे जो है वो क्या है, एविडेंस बनेंगे। तो यहाँ पर आपके बाद नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की बात मैंने आप लोगों से भी तुरंत कही है कि जो सर्कमस्टांसेस which provide the opportunity for the happening of a fact in issue are relevant। यदि किसी व्यक्ति को ये सर्कमस्टांसेस मिल जाता है जहां पर वह किसी घटना को अंजाम देता है, तो ये सर्कमस्टांसेस जो है उसको अवसर के रूप में होता है। वो अवसर जो है वही सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होता है। जैसे कि ए ने बी को जो पॉइजन किया, तो ए को पता था कि उसको कौन दवा कब से पड़नी है, और उसका उसने फायदा उठाया, उस ओकेजन का उसने फायदा उठाया, और उस ओकेजन का फायदा उठाकर उसने क्या किया, उसने उसे जहर दे दिया और उसे मार दिया। अब एक और चीज है, अब सपोज करिए किसी महिला का मर्डर हो गया और वो महिला शादीशुदा है, ये पता नहीं चल रहा है कि मर्डर कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा, लेकिन यह पता चला कि पति और पत्नी के बीच में संबंध अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों के बीच में हमेशा आपस में लड़ाई होती थी, क्योंकि वह पुरुष जो था वो दूसरी महिला के साथ इंटेंगल्ड था, इस बात को लेकर लड़ाई होती थी। अब यहाँ पर जो स्टेट ऑफ थिंग्स है, मतलब कि परिस्थितियां जो थी वह क्या है। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब कि जो मर्डर के पहले का सिचुएशन जो था वह क्या था। तो मर्डर के पहले का जो सिचुएशन था वह यह था कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती थी, और पति पत्नी के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन कोई महिला थी। तो अब यहाँ पर यह अनुमान लगाया गया कि वह चूंकि पति पत्नी में आपस में बनता नहीं था, वह किसी और महिला के साथ इन्वॉल्व था, तो उसने इसे मारा होगा। तो स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब कि वो जो डिस्प्यूट चला आ रहा था, तब बैकग्राउंड में जो डिस्प्यूट था वहां पर उसने उस घटना को अंजाम देने का कारण बन गया। तो स्टेट ऑफ थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम एविडेंस के रूप में सामने लाते हैं कि जैसे ही कोई मर्डर हुआ तो हम बताएंगे वो परिस्थिति वहां पर उसके पहले क्या थी, उसके साथ एनिमोसिटी थी, उसके साथ डिस्प्यूट था, उसके साथ डिफरेंसेस था। ये सारी चीजें जो है वह सामने, उन सारी चीजों को हम लोग लाएंगे और तब चीजों को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सारा जो मैंने 5 चीजों को बतलाया आप लोग को, मैं नीचे से जा रहा हूँ। स्टेट ऑफ थिंग्स, जो माहौल क्या था वह था, उसने अपॉर्चुनिटी जब उसे मिली, चौथा है, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, स्टेट ऑफ थिंग्स था कि वह व्यक्ति जो था उस वहां की परिस्थिति से खुश नहीं था। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में था,
जैसे उसे अपॉर्चुनिटी मिली, उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी मिलते उसने उस घटना को अंजाम दे दिया। घटना को अंजाम देने के बाद जो अफेक्ट था, उससे वो एविडेंसेस का पता चला कि उसने घटना को अंजाम जो दिया है। अब जो अपॉर्चुनिटी मिली उसमें उसको कारण क्या था, जो स्टेट ऑफ थिंग्स था वह कारण बना, और कारण बना उसे अवसर भी मिल गया और उस अवसर का उसने फायदा उठाया। तो पूरा जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस है उस पूरे का एक चेन बनता है। हम सेक्शन 7 को उठाकर देखें, उस पूरे का एक जो है वो चेन बनता है और चेन ऑफ एविडेंसेस बनता है। उसके आधार पर किसी व्यक्ति को आराम से सजा दिलाई जा सकती है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को 5, 6 और 7 तो क्लियर हो चुका होगा।